और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मायावती की सभा में, जिसे एक तरह से 2014 की चुनावी सभा के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती खुद मंच पर बोल रही हैं। DS4 एवं BSP के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 6वीं पुण्य तिथि पर इनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ ही सबसे पहले अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के मान सम्मान को लेकर खास तौर से कांग्रेस पार्टी की इस बात के लिए काफी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं कि इस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनके देहांत होने पर इनकी त्याग तपस्या के मान सम्मान में एक दिन के लिए भी पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। और इसी प्रकार उस समय यहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने इनके मान सम्मान में आधे दिन तक का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया था। इतना ही नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के 9 अक्टूबर के दिन को हमारी सरकार द्वारा घोषित किए गए इस सरकारी अवकाश को भी इसी ही पार्टी की वर्तमान सपा सरकार ने आज से 3 दिन पहले रद्द कर दिया है। इससे इस पार्टी की और भी ज्यादा घिनौनी व ओछी दलित विरोधी एवं राजनीतिक द्वेष की भावना हमें साफ झलकती हुई नजर आती है। जबकि हमारी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान किसी भी पार्टी के संत गुरु व महापुरुष के साथ ऐसा कोई द्वेष वाला बर्ताव नहीं किया है। इसके साथ ही सपा की पिछली सरकार द्वारा सपा के महापुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर लखनऊ में बनाए गए कई सौ एकड़ के इस विशाल पार्क में व इसमें लगी मूर्ति तथा अन्य निर्मित किए गए कार्यों एवं इसके रखरखाव व सुरक्षा आदि के साथ किसी भी प्रकार की हमारी सरकार ने कोई छेड़खानी नहीं की है। और ना ही इस विशाल पार्क की खाली पड़ी जमीन पर कोई सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज व बारात घर आदि बनवाया है। और ना ही इसको लेकर कभी कोई अखबारबाजी की है। अर्थात इससे वर्तमान सपा सरकार को हमसे जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए, वरना वक्त आने पर जैसे को तैसा जवाब भी जरूर दिया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कोई भी नीच कार्य नहीं करेगी जैसा कि वर्तमान में सपा सरकार के लोग आए दिन ये सब नीच व ओछे कार्य करने की फिजूल बातें करते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने के मामले में उस दिन 9 अक्टूबर सन 2006 को भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां भी ज्यादातर खामोश बनी रही थी। और इनकी भी हमारी पार्टी हमेशा ही कड़े शब्दों में निंदा करती रहेगी तथा इसके लिए आप लोगों को, इन सभी विरोधी पार्टियों को कभी भी माफ नहीं करना है। और इसके साथ ही आप लोगों को हर साल विशेष तौर से आज के दिन इनकी पुण्यतिथि पर इस बात को अर्थात राष्ट्रीय शोक घोषित ना करने की बात को अपने लोगों के बीच में जरूर रखना है, ताकि इन सभी पार्टियों का
दलित समाज में जन्मे महापुरुषों के प्रति अपनाए गए इस किस्म के दोहरे चरित्र का तथा इनकी हीन एवं जातिवादी मानसिकता का हर साल पर्दाफाश होता रहे। इस आग्रह के साथ ही अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की 6वीं पुण्यतिथि पर अपनी व आप सभी लोगों की ओर से पूरे आदर सम्मान के साथ इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर प्रकार की दुख तकलीफें उठाकर यहाँ पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों व अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों के उत्थान व उनकी तरक्की के लिए अपने माता पिता, भाई बहन व सभी रिश्ते नातों को त्याग कर खुद भी अपना परिवार आदि ना बना के अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और अपने स्वदेश की प्राप्ति के लिए इन्होंने यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेष तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर वे उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही अपनी मूवमेंट को योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया है। इसके साथ ही अपनी इस मूवमेंट को गति देने वे आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अपने जीते जी दिनांक 15 दिसंबर सन 2001 को इसकी पूरी जिम्मेवारी मुझे अपना एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर मेरे कंधों पर सौंप दी थी और फिर दिनांक 9 अक्टूबर सन 2006 को इनकी काफी लंबी बीमारी के चलते ही इनके देहांत होने के बाद से उनकी इस जिम्मेवारी को अब मैं आप सभी लोगों के सहयोग से रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे जिन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के मार्गदर्शन में मैं इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हूँ और जिनको हमारी पार्टी के शासन काल में या विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, अर्थात इनके नाम पर अनेकों जिले, यूनिवर्सिटी एवं जनहित की योजनाएं तथा स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां व पार्क आदि बनवाए गए हैं। उन्हें अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके प्रति आज भी जातिवादी मानसिकता व नासमझी रखने वाले लोग आसानी से हजम नहीं कर पा रहे हैं और विशेष तौर से यहाँ वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार तो इन्हें कतई भी हजम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ही इस पार्टी ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही यहाँ इनके नाम से बनाए गए जिले, यूनिवर्सिटी, कॉलेज व अनेकों चल रही जनहित की योजनाओं आदि के नाम एक ही झटके में बदल डाले हैं। इसके साथ ही इस पार्टी की ही सरकार में मेरी खुद की मूर्ति तोड़ने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तो अभी तक लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा मूर्तियां तोड़ी जा चुकी हैं, जबकि इन्हीं महान व्यक्तित्व के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत ही आज हमारा देश चल रहा है। इसके अलावा आज पूरे देश में सर्व समाज में से खास तौर से वर्ण व जातिवादी व्यवस्था के शिकार एवं पीड़ित लोग जो अभी तक भी यहाँ अपनी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी इन दुखी व पीड़ित लोगों को ये कहा था कि यदि इन लोगों को अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना है तो फिर इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों को आपस में संगठित होकर
यहाँ अपने देश में केंद्र व राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद ही ने अपने हाथों में लेनी होगी, जिसके जरिए फिर ये लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। किंतु देश में अधिकांश ऐसा नहीं होने की वजह से इन वर्गों में से आज भी हमें हर मामले में सबसे ज्यादा शिकार व पीड़ित लोग यहाँ अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के ही नजर आते हैं, और जिसकी वजह से ही इन वर्गों का नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक संसद में अभी तक भी लंबित पड़ा हुआ है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी को संसद में पिछले 2 सत्रों के दौरान काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आज आप लोगों को मेरे खुद के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के जरिए दे दी गई है। इसलिए उन सभी बातों को यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खास तौर से इस बात को यहाँ जरूर दोहराना चाहती हूँ कि इस मामले में विशेष तौर से समाजवादी पार्टी का रवैया संसद में काफी ज्यादा अशोभनीय रहा है, जिसकी पूरे देश में कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। जबकि इस पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव व इनके समाज के लोगों को यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो भी आरक्षण व अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये सब देन इस पार्टी के मार्गदर्शक बने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नहीं है, बल्कि ये सब देन अपने देश में यहाँ दलित समाज में जन्मे अकेले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिन्होंने इन वर्गों के उत्थान व तरक्की के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, जिसके तहत ही देश में पहले काका लेलकर व बाद में मंडल कमीशन का गठन किया गया था, और फिर अंत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ही यहाँ अपने देश में समूचे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण व अन्य और भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, तथा इसी से इनके ओबीसी होने की भी अलग पहचान हुई है। और ये सभी देन दलित समाज में जन्मे अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों व संघर्ष की है, वरना आज समाजवादी पार्टी का मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी सामंतवादी एवं बड़े जमींदार के खेत व खलिहानों में उनकी गायें भैंसे आदि चराते हुए आप लोगों को नजर आते। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी इसी मानसिकता के चलते यहाँ प्रदेश में अकेले दलित वर्गों के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों में भी खास तौर से यादव समाज के लोगों को छोड़कर शेष अन्य सभी गैर यादव ओबीसी वर्गों के लोग भी इस सरकार में हर स्तर पर अब अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और इनका हर मामले में उत्पीड़न भी काफी ज्यादा हो रहा है। जबकि हमारी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान ओबीसी समाज में से यादव समाज के साथ साथ अन्य सभी ओबीसी की जातियों के हितों का भी हर मामले में व हर स्तर पर एक समान ही पूरा ध्यान रखा है। अर्थात हमारी सरकार ने जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रदेश में ओबीसी समाज में से यादव समाज के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया है। इसके साथ साथ प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार मुस्लिम समाज के हितों के प्रति भी हमें कोई ज्यादा गंभीर नजर नहीं आती है, जिनके वोटों की वजह से ही खास तौर से ये पार्टी यहाँ सत्ता में आई है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इस बार विधानसभा के हुए आम चुनाव में सपा ने प्रदेश के मुसलमानों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये आश्वासन देकर उनका ज्यादातर वोट हासिल किया था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को
आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए उन्हें भी दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ये बात समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी। अर्थात समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि इस बार सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में 18% आरक्षण देगी। लेकिन इस मामले में यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि अपने इस चुनावी घोषणा पत्र के वायदे पर इस पार्टी की सरकार ने अभी तक भी कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, जबकि इन सब मामलों में हमारी पार्टी के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी व सरकार की हर नीति व कार्यक्रम हमेशा यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर ही आधारित रहा है, जिसका भरपूर लाभ प्रदेश में अपर कास्ट समाज के लोगों को भी मिला है। और इसी सोच के तहत ही हमारी पार्टी ने देश में उच्च जातियों के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर केंद्र की सरकार को लिखित पत्र के जरिए इन्हें भी अलग से आरक्षण दिए जाने की अनेकों बार मांग की है, जिस पर केंद्र की सरकार का रवैया अभी तक भी नकारात्मक ही बना रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के आते ही अब यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत तेजी से बिगड़नी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने 6 मार्च सन 2012 को प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव के नतीजे सपा की सरकार बनने के पक्ष में आते ही अगले दिन 7 मार्च को मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहा था कि हमारी पार्टी ने अपने पिछले 5 वर्षों के शासन काल में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चलकर उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण तथा जनहित व विकास के मामले में हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है। लेकिन इस लोकप्रिय सरकार के स्थान पर अब यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार को बनाने वाली प्रदेश की भोली भाली जनता इसके लिए बहुत जल्दी ही पछताना शुरू कर देगी। और ये मेरी कही हुई बात इस सरकार के बनने के 6 महीनों के अंदर ही पूरे तौर से 100% ठीक निकली है। अर्थात अब प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार के दौरान हर मामले में वे हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर ऐसे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों का राज चल रहा है, जिनको अधिकतर हमारी पार्टी ने अपने शासन काल के दौरान जेल की सलाखों के अंदर बंद रखा था और जिन्हें अब इस पार्टी ने सत्ता में आते ही अधिकांश ऐसे तत्वों को जेल से रिहा करवा दिया है। इसके साथ ही इन तत्वों के बारे में यहाँ अति चिंता करने व खास ध्यान देने की बात यह भी है कि अब इन्हीं आपराधिक तत्वों की वजह से ही यहाँ प्रदेश की आम जनता अपने जरूरी कार्यों से भी दिन छिपे के बाद अकेले अपने घरों से आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। और खास तौर से अपनी बहन बेटियों को तो ये लोग दिन में भी किसी जरूरी कार्य से बाहर भेजते समय बहुत ज्यादा घबराते हैं, डरते रहते हैं। इसके अलावा इन्हीं आपराधिक तत्वों के कारण यहाँ आए दिन चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, लूटमार, बलात्कार व भारी तादाद में हो रही निर्दोष लोगों की हत्याएं आदि की भी ये सभी वारदातें पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। इस प्रकार अब ये उत्तर प्रदेश वर्तमान सपा सरकार में पूरे तौर से क्राइम प्रदेश बन गया है।
पूरे तौर से क्राइम प्रदेश बन गया है। इसी प्रकार देश में महिला उत्पीड़न के मामले में हरियाणा कांग्रेस शासित प्रदेश भी अब हरियाणा महिला उत्पीड़न प्रदेश बन गया है और इस मामले में भी इनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न इनकी इज्जत आबरू के साथ हो रहा है। अर्थात पिछले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ काफी ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और इसी क्रम में हरियाणा प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद जब उसे न्याय नहीं मिला तो तब उसने मजबूरी में आत्महत्या कर ली है। जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश तो सभी उत्पीड़न के मामले में देश में आज नंबर 1 का स्टेट बन चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगों व तनाव पैदा होने के मामलों में भी यही स्थिति बनी हुई है। अर्थात प्रदेश में अभी तक 6 महीनों के अंदर ही यहाँ लगभग 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सांप्रदायिक दंगे व तनाव पैदा हो चुके हैं। जबकि हमने इसके स्थान पर अपनी पार्टी की चारों सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा है। और इस संदर्भ में यहाँ मैं आप लोगों को खास तौर से अपनी पिछली सरकार के बारे में ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश में फैजाबाद जिले के अयोध्या से संबंधित श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण के मुकदमे में जब मेरी सरकार के रहते हुए दिनांक 30 सितंबर सन 2010 को लखनऊ हाई कोर्ट में निर्णय आया था तो तब मेरी सरकार ने केंद्र सरकार का पूरा सहयोग न मिलने की स्थिति में भी यहाँ पूरे प्रदेश में हर स्तर पर शांति व्यवस्था को पूरे तौर से कायम करके रखा था, जिसके कारण ही फिर पूरे देश में भी कोई दंगे फसाद नहीं हो सके थे। और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में अब तक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन यदि यही निर्णय आज सपा सरकार के समय में आया होता तो फिर अकेले अपना उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश भी यहाँ जबरदस्त सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ दुख की बात यह भी है कि प्रदेश में आए दिन बड़ी संख्या में जो भी वारदातें हो रही हैं तो उनकी सपा सरकार में FIR भी मुश्किल से 20% के करीब ही केवल दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही इन सब मामलों में इस सरकार की खास तौर से दलित विरोधी मानसिकता व इनके प्रति हीन भावना के चलते ही यहाँ सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं दलित वर्ग के लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ दलित वर्गों के कर्मचारी वे अधिकारी भी इस सरकार में छांट कर ज्यादातर महत्वहीन पदों पर भेज दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि किसी भी मामले में सही जांच पड़ताल किए बिना ही इन वर्गों के कर्मचारियों व अधिकारियों को यहाँ बड़े पैमाने पर निलंबित व बर्खास्त भी किया जा रहा है, जिनको अंत में फिर तक हार कर अपने न्याय के लिए अब ज्यादातर इन्हें कोर्ट कचहरी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ साथ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों का भी इस सपा सरकार में यहाँ बड़े पैमाने पर अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके साथ ही प्रदेश में सर्व समाज से जुड़े हुए कर्मचारियों व ईमानदारियों को व अधिकारियों को भी ज्यादातर ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। अर्थात उनसे सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा इस सरकार के ज्यादातर मंत्री महीनावार रिश्वत के रूप में चंदा वसूलने की भी ये खबर यहाँ प्रदेश में आम जनता में काफी ज्यादा चर्चा में बनी रहती है। इसके साथ साथ प्रदेश की जनता के लिए यहाँ काफी ज्यादा चिंता करने की बात ये भी बनी हुई है कि ये सरकार अपने खुद के लिए गए फैसलों को भी अधिकांश 24 घंटों के अंदर ही खुद ही बदल देती है। इसके साथ ही इस सरकार के रहते हुए प्रदेश की जनता की शिकायतों को सुनने के लिए यहाँ इनका बना
जनता दरबार भी अब केवल मजाक बनकर रह गया है। इसके अलावा इस सरकार की प्रदेश में जनहित व विकास की योजनाएं भी ज्यादातर अब हमें कागजों पर ही चलती हुई नजर आ रही हैं और खास तौर से इस मामले में अब इस सरकार का कार्य केवल यहाँ आए दिन नई नई कागजी घोषणाएं करना व उनका शिलान्यास आदि करना ही रह गया है, जिन्हें फिर कुछ दिनों के अंदर ही ठंडे बस्तों में डाल दिया जाता है। हालांकि घोषणा करने के मामले में तो वर्तमान मुख्यमंत्री अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव से भी अभी तक कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान मुख्यमंत्री को इसके बाप से भी बड़ा घोषणा मुख्यमंत्री होने की संज्ञा दे दी जाए तो ये कतई भी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार इस सपा सरकार में यहाँ विकास व जनहित से जुड़े कार्यों का उद्घाटन भी ज्यादातर उन्हीं कार्यों का ही किया जा रहा है जो कार्य मेरी सरकार में पूरे होने के बाद केवल उद्घाटन करने के लिए ही बचे रह गए थे। और ये उद्घाटन करने के कार्य यहाँ विधानसभा के आम चुनाव थोड़े जल्दी घोषित होने की वजह से नहीं किए जा सके थे। और इस बात का खास तौर से दिल्ली के नजदीक सटे ग्रेटर नोएडा व आगरा के बीच प्राइवेट सेक्टर के जरिए मेरी सरकार द्वारा बनवाया गया दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे का अभी कुछ दिन पहले वर्तमान सपा सरकार द्वारा किया गया उद्घाटन इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही इस सपा सरकार में आजकल जो भी बेरोजगारी भत्ता व कन्या विद्याधन प्रदेश में बांटा जा रहा है तो वह भी प्रदेश के पात्र व जरूरतमंद लोगों को नहीं बल्कि ज्यादातर यहाँ सपा के कार्यकर्ताओं व इनके नजदीकी रिश्तेदारों को ही बांटा व दिया जा रहा है। और ये सब जानकारी हमारी पार्टी को वहाँ के आम लोगों से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन इस मामले में भी सपा सरकार काम कम और ढिंडोरा खूब पीटने के कहावत की तरह ही कार्य कर रही है। और इस संदर्भ में यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि सपा सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए जितना सरकारी धन खर्च किया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा सरकारी धन इन दोनों योजनाओं के प्रचार प्रसार पर फिजूल में ही खर्च किया जा रहा है, जबकि यही धन प्रदेश में गरीब अनाथ बच्चियों के उत्थान पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा प्रदेश में अधिकांश समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को मात्र 30,000 रुपए देकर इससे भी इनका ज्यादा भला होने वाला नहीं है। और ना ही इसकी तुलना हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना से की जा सकती है, क्योंकि इस योजना के जरिए मेरी सरकार ने गरीब परिवार में जन्म लेने वाली हर लड़की के नाम से इतनी धनराशि उसके बैंक खाते में जमा करा दी थी कि उस लड़की की उम्र 18 वर्ष की पूरी होने पर फिर उसे एक मुश्त 1 लाख रुपया सीधा बैंक से मिल जाएगा। और इस योजना से प्रदेश में केवल 2 वर्ष में ही लगभग 4 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो गई थी, जिसे अब वर्तमान सपा सरकार ने द्वेष की भावना से बंद कर दिया है। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत पात्र छात्राओं को 25,000 रुपए व साल में एक नई साइकिल दी जाती थी, जिससे प्रदेश में कई लाख छात्राएं लाभान्वित हो गई थी। लेकिन इस योजना को भी इस सपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष की वजह से बंद कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय उन्हें बड़ी तादाद में सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराए हैं। अर्थात हमने अपने शासन काल के दौरान सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ के करीब बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जबकि दूसरी तरफ मात्र अपनी ही पार्टी के मुट्ठी भर लोगों को बेरोजगारी भत्ता बांटकर
वर्तमान सपा सरकार अपने वायदे को पूरा करने का दावा करके अपनी पीठ खुद थपाने पर ही काफी ज्यादा सरकारी धन खर्च कर रही है। इसी प्रकार आगे चलकर यही स्थिति प्रदेश में इस समाजवादी पार्टी की टैबलेट, पीसी एवं लैपटॉप देने के इस चुनावी वायदे की भी होने वाली है। और इस बारे में तो लोगों में अभी से ही ये आम चर्चा होने लगी है कि प्रदेश में टैबलेट, पीसी एवं लैपटॉप आदि भी ज्यादातर सपा कार्यकर्ताओं के छात्र छात्राओं को ही दिए जाएंगे, जिन्हें फिर बाद में अधिकांश औने पौने दावों में दुकानदारों को ही बेच दिया जाएगा। इसी के साथ ही इस सरकार द्वारा बीपीएल की पात्र महिला को साल में 2 साड़ी देने की बात काफी जोरों में कही जा रही है, लेकिन इससे उस गरीब महिला की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। जबकि हमारी सरकार ने बीपीएल की महिला को साल में 2 साड़ी देने की बजाय उसे सीधा 400 रुपए नगद प्रति माह देने की व्यवस्था की थी, ताकि वे अपनी साड़ी के साथ साथ हर महीने अपनी अन्य और भी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन इस योजना को भी वर्तमान सपा सरकार ने द्वेष की भावना के चलते ही बंद करवा दिया है। इसके अलावा इस सरकार में प्रदेश की जनता, खास तौर से यहाँ बिजली, पानी व स्वास्थ्य आदि की ये सभी जरूरी सेवाएं समय से उपलब्ध न होने की वजह से ही काफी ज्यादा परेशान है। इतना ही नहीं बल्कि इस सरकार के सभी विभागों में रिश्वत दिए बिना यहाँ कोई भी कार्य जनता के आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ ही पिछली सरकार के कार्यों की जांच कराने के आड़ में भी यहाँ धन उगाही के किए जा रहे ये गलत कार्य भी आप लोगों से छिपे नहीं हैं। इसके साथ ही इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से मेरी सरकार के दौरान सभी विभागों में भ्रष्टाचार होने का जो लगातार इस बात का गलत प्रचार कर रही है, तो उन्हें इस किस्म का गलत प्रचार करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देख लेना चाहिए। जिन्होंने अपनी पिछली सरकार के समय में पुलिस भर्ती के दौरान अनेकों किए गए गलत कार्यों की आड़ में बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर काफी करोड़ों का धन इकट्ठा किया था, और जब लोगों की शिकायत पर इस मामले की मेरी सरकार में जांच करवाई गई थी, तो तब इस पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्रियों के लिप्त होने से संबंधित सबूत मिलने के बावजूद भी मेरी सरकार ने उनके खिलाफ सीधा कार्रवाई करने की बजाय अकेले उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिनके जरिए भर्ती में काफी ज्यादा गलत कार्य करवाए गए थे। हालांकि बाद में उनके आग्रह पर उन्हें चेतावनी देते हुए उनके विभाग ने उन्हें छोड़ भी दिया था। अर्थात इस प्रकरण में मेरी सरकार ने अकेले अधिकारियों के खिलाफ ही इसलिए सख्त कार्रवाई की थी ताकि ये लोग अपनी नौकरी के दौरान आगे चलकर कभी भी किसी भी सरकार के मंत्रियों के कहने पर इस किस्म के गलत कार्य ना कर सकें, और इसमें फिर बाकी अधिकारियों को भी सबक सीखने का मौका मिलेगा। जबकि मेरी सरकार में इस भ्रष्टाचार की बीमारी को दूर करने के मामले में कुछ थोड़ा ही परिवर्तन आ सका था, क्योंकि ये बीमारी पूर्व की सरकारों में यहाँ काफी ज्यादा वर्षों पुरानी हो चुकी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इन अधिकारियों को वर्तमान सपा की सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा खुलेआम ये कहकर फिर से उन्हें भ्रष्ट बनाया जा रहा है कि आप लोग मेहनत से खूब काम करो और इसके बदले में आप लोग थोड़ी बहुत कमीशन भी जरूर ले सकते हैं, तो ये सब चलेगा। ये कौन कहते हैं? ये सपा का एक वरिष्ठ मंत्री कहता है। लेकिन आप लोग अपने विभाग में डकैती नहीं डालना, अर्थात ये कार्य आप लोग हमारे लिए छोड़ देना। इसलिए ऐसी स्थिति में इस सपा सरकार को मेरी सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार होने की बात करना इनको ज्यादा शोभा नहीं देता है। जबकि मैंने अपनी सरकार के दौरान ही भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए
कुछ मंत्रियों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए थे, जिसके तहत ही कुछ मंत्रियों को मंत्री पद से हटाकर फिर उनके खिलाफ जांच कराने के भी सख्त आदेश दे दिए गए थे। इसलिए संबंध में अब मेरा सपा सरकार को ये कहना है कि यदि सपा सरकार को मेरी सरकार के समय के कुछ मंत्रियों व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कुछ और भी पुख्ता व सही सबूत मिलते हैं तो ये सरकार उनके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और फिर इसका हमारी पार्टी कतई भी विरोध नहीं करेगी, अर्थात इसका स्वागत करेगी। लेकिन यदि इसके स्थान पर सपा सरकार इसकी आड़ में केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से ही हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ जानबूझकर कोई भी ऐसी कार्रवाई करती है तो ये परंपरा फिर ठीक नहीं होगी, वरना आगे चलकर इससे भी ज्यादा गंभीर व भयंकर तथा खराब राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, जो अपने देश के मजबूत जनतंत्र व राजनीति के बेहतर भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान सपा सरकार को किसी भी मामले में अपने विरोधियों के साथ राजनीतिक द्वेष की भावना से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ अपने प्रदेश व देश की राजनीति एवं जनतंत्र को दूषित करना नहीं चाहिए। हालांकि अब यहाँ प्रदेश की जनता को भी इस मामले में काफी हद तक ये सब एहसास होने लगा है कि प्रदेश की मौजूदा सपा सरकार अपने चुनावी वायदों पर से और साथ ही यहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की ओर से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब मीडिया में इस किस्म की जानबूझकर नाटकबाजी करवा रही है। इसलिए सपा सरकार की इस किस्म की कार्यशैली से आप लोगों को आगे भी सावधान रहना होगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, बेरोजगार, युवा वर्ग व महिलाएं तथा वकील, कर्मचारी, किसान एवं व्यापारी आदि भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हमें यहाँ प्रदेश में काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आ रहे हैं और इनकी सभी दुख तकलीफों के लिए हमारी पार्टी प्रदेश में खास तौर से यहाँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार व कसूरवार मानकर चलती है, जिन्होंने बीएसपी की आगे बढ़ रही मूवमेंट को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में इस बार विधानसभा के हुए आम चुनावों में हमारी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए अंदर अंदर सपा के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था कि ये तीनों पार्टियां अपनी कमजोर सीटों पर अपना सभी बेस वोट बीएसपी के उम्मीदवार को टक्कर देने वाले अपने में से किसी भी एक मजबूत उम्मीदवार को ट्रांसफर कर देगी। इसी प्रकार इस चुनाव में तीनों विरोधी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में मिलकर अनेक और भी हथकंडे इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से ही हमारी पार्टी इस बार फिर सत्ता में वापस नहीं आ सकी है। लेकिन फिर भी यह खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी साजिशों के बावजूद भी इस बार के चुनाव में सपा और बीएसपी के वोट का कुल अंतर मात्र 24 लाख वोटों का ही केवल रहा है, जो सीटों में ये अंतर 144 का बन गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस और बीजेपी अपनी कमजोर सीटों पर अपने बेस वोट को सपा के उम्मीदवारों को दिलवाने की बजाय अपने खुद के ही उम्मीदवारों को दिलवा देती तो फिर जितने वोट पिछले बार के चुनाव की तुलना में इस बार हमारी पार्टी को ज्यादा मिले हैं तो फिर उसी से ही सपा की बजाय बीएसपी की सीटें इस बार लगभग 250 तक जरूर पहुंच जाती और फिर यहाँ इस बार भी हमारी पार्टी की ही सरकार जरूर बनती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि हमारी पार्टी के खिलाफ सपा, कांग्रेस व बीजेपी इन दोनों पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर व साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकार के सभी हथकंडे इस्तेमाल करके ये सभी पार्टियां हमारी पार्टी को किसी भी दशा में यहाँ प्रदेश की सत्ता से हटाना चाहती थी
और इसका मुख्य कारण केवल यहाँ सर्व समाज में बीएसपी का तेजी से बढ़ रहा जनाधार है, जिसकी मुख्य वजह से ही ये तीनों पार्टियां यहाँ प्रदेश में अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी, जिस कारण ही फिर इन तीनों पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में मिलकर हमारी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी सभी कमजोर सीटों पर अपना बेस वोट योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ समाजवादी पार्टी सत्ता में आसीन हो गई है। और अब इसका यहाँ काफी ज्यादा नुकसान प्रदेश की भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की जनता इन तीनों पार्टियों को इस बार के होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में इसका इन्हें यहाँ जरूर करारा जवाब देगी। इसके अलावा जहां तक देश व देश की जनता के विकास के मामले में केंद्र में इस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार की अब तक की रही कार्यशैली व गतिविधियों का सवाल है, तो इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब से केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी है, तो तब से लेकर अभी तक इस सरकार की हर स्तर पर गलत आर्थिक व विदेश नीति होने के कारण इस सरकार द्वारा यहाँ सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों व व्यापारियों आदि की परेशानियों को बढ़ाने वाले ही अधिकतर जन विरोधी फैसले लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा दलित वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अभी तक भी इनकी अनदेखी करना तथा देश में दलित व आदिवासियों की परेशानियों को दूर किए बिना ही तो मायावती अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से संबोधित कर रही हैं और साफ साफ प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने ऐसा मोर्चा खोला है जिसे आप वाकई में कह सकते हैं इसे एक चुनावी सभा से कम नहीं कहा जा सकता। लगभग तमाम वो गतिविधियां जो अच्छी मानी जा सकती हैं उन्हें अपना श्रेय मानती हैं और जाहिर सी बात है राज्य में तमाम गलत हरकतों के लिए एक तरह से उत्तर प्रदेश की गिरती हुई साख के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानती हैं।